ये आवाज़ डॉक्टर दादा का ही था, ये डॉक्टर दादा मिल गया। दादा सर का आवाज़ था। आज तो लास्ट दिन है तो जरा जल्दी में होंगे। चलिए, तो क्या सीखा था? प्रैक्टिकल में क्या सीखा? प्रैक्टिकल में थियरी में क्या सीखा? वो इम्पल्स के बारे में। हाँ? इम्पल्स। हाँ, और मेन क्या सीखा था? डिकोडेड होता है। क्या था? डिकोडेड होके टॉपिक क्या था? विचार कैसे बनता है? एक शब्द में टॉपिक क्या था? एनर्जी, लाइफ। क्या अंत में क्या बनती है और क्या आगे जाता है? लाइफ एनर्जी। अरे ये सब टोटल आगे पीछे होता है, फिर बनता है क्या? इंटेंसिटी, कौन सी इंटेंसिटी? रजिस्टर इंटेंसिटी, रजिस्टर रिजल्ट। तो ये बोलो ना, ये दिमाग में क्यों नहीं आ रहा है? सारी झंझट करनी है तो इसके लिए, रिजल्टेंट इंटेंसिटी बनाने के लिए तो सारे जीवन पड़ा है। जीवन में जो कर रहे हैं तो कर किसके लिए है? इससे क्या बनता है? रिजल्टेंट इंटेंसिटी की नहीं, हर समय क्या बनता है? रिजल्टेंट इंटेंसिटी। वही तो हमारा स्कोर है और वही तो हमारे जीवन का परिणाम है। रिजल्ट जो आता है, रिजल्टेंट मतलब ही परिणाम। ये परिणाम क्या है? ये किया, वो किया, ध्यान किया, भजन किया, अच्छा किया, बुरा किया, परिणाम क्या निकला? वो रिजल्ट है। वो चीज हमें समझनी है।
दिन भर में जो करते हैं तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी क्या बनाते हैं, प्लस बनाते हैं, माइनस बनाते हैं। फिर साल भर में करते हैं तो ये साल में कितने हुई, प्लस हुई होगी या माइनस हुई होगी। और जिंदगी के अंत में, और जो जिंदगी के अंत में प्लस या माइनस बनेगी उसके मुताबिक दूसरा जन्म बनेगा, दूसरे माँ बाप आएंगे। जो लेवल पर आप थे उसी लेवल के माँ बाप बनेंगे। आपके अंदर नेगेटिविटी है, माइनस में है, तो प्रकृति ऐसे ही माँ बाप आपके लिए ढूंढ लेगी कि जहाँ नेगेटिविटी है, घर में झगड़ा है, सब झंझट है, ऐसी जगह पर जन्म लेना पड़ेगा। और फिर से वही बेकार जीवन चला जाएगा। तो हमें तय करना है कि क्या करना है। लोग लास्ट में जागते, डेथ आने वाली होती है तो 1-2 साल में शाने हो जाते हैं, अरे जिंदगी ऐसे ही निकल गई, क्या करे, सब कुछ करे, अब क्या होगा। 6 महीने 1 साल के अंदर कई लोग जाग जाते हैं कि नहीं अच्छा नहीं किया, कुछ नहीं होता। फिर 6 महीने के अंदर इतनी एक पैटर्न बन गई गलत जीने की, अब कैसे सुधर सकेगी। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? ईगो सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा हम। जैसे हमसे ऊपर तो कोई है ही नहीं। और ये देखते भी हैं आइस, ये ऐसा ये वैसा, देखते जानते पर कंट्रोल नहीं है ना। वो कंट्रोल रेगुलर से प्रैक्टिस से हो जाएगा, कम होता जाएगा। जैसे अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी ऐसा इतना ईगो कम होता जाएगा। अंडरस्टैंडिंग रियल, हम देखते हैं रियल सेंस में कि देखो सच में ईगो ही काम कर रहा है, तब वो थोड़ा रुकता है। पर हम तो उसको भी बढ़ावा देते हैं, ईगो में से रस लेते हैं। जैसे किसी को डांट लिया तो कितनी मजा आती है, देखो उसको दबा दिया, हम इसमें मजा लेते हैं। तो इस चीजों से कैसे छूटेगी। किसी को डांटा, किसी को फटकारा तो अंदर एक मजा आती है, वो ईगो का फंक्शन है। तो इसे और ईगो और मजबूत होता है। कभी बाहर से कुछ बोला भी नहीं पर अंदर पिक्चर बनती रहती है, विचार चलते रहते हैं, ये ऐसा ये ऐसा, वो भी नेगेटिविटी है। वो नेगेटिव टाइप की विचारधारा है तो नेगेटिविटी है। किसी के प्रति एक द्वेष भाव है, डिसलाइक है, अनचाहा जिसको कहते हैं, इस तरह का ये भाव आ रहा है तो वो तो नेगेटिविटी है, माइनस है। ऐसे जनरल कैसा भाव होना चाहिए? नॉर्मल भाव में जीना है, नॉर्मल भाव में ही जीना है। ऐसा नहीं कि हम एकदम दौड़ के किसी की सेवा करने लगे, ये करे वो करे, ऐसा नहीं है। ऐसा कोई जरूरी नहीं। आप जो अपना जीवन जी रहे हैं वही जियो, अच्छी तरह जियो, जिसके अंदर कोई व्यक्ति को मिलने का, आपको मिलने का, उसको उसे खुशी मिले, उसे लगे कि चलो ये व्यक्ति के पास जाके जरा बात कर बैठे, ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। तो वो इसमें कोई ये दिक्कत तो है नहीं। तो नेगेटिविटी जब होती है तो दूसरे लोग भी, घर वाले भी भाग जाते हैं। दूसरे लोग तो क्या, जब हमारे अंदर नेगेटिविटी जोड़ती है तो ये नहीं होने देता। जीवन नॉर्मल जीवन है, इसमें ना कोई आडंबर है, ना दिखावा है, ना कॉम्पिटिशन है। तुमसे मैं अच्छा हूँ, तुमसे मैं बड़ा हूँ, तुम्हारे पास ये गाड़ी है तो मेरे पास ये गाड़ी है, इससे सब निकल जाना। ये बच्चों का खेल है। बच्चे गाड़ी के खिलौने से खेलते हैं, हम ये बड़ी गाड़ी के खिलौने से खेलते हैं, और क्या फर्क है। इन सबसे तो ऊपर उठना ही पड़ता है। चलिए आज चक्र के बारे में थोड़ा जानेंगे। जैसे हमने थोड़ा तो देखा है पर डिटेल में थोड़ा, और चक्र के साथ और भी चीज जानेंगे जो आपको और कहीं पर नहीं मिलेगी। चक्र हमारे अंदर तो है पर ब्रह्मांड में कहाँ है,
वो आपको कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा, वो भी देखेंगे। चक्र, पहला चक्र कौन सा है? चलो इसमें ड्राइंग में देखते हैं, बॉडी के ऊपर। तो यहाँ अब क्या देखा था? पहला चक्र मूलाधार, और दूसरा उसके साइड में स्वादिष्टान। जुड़ा हुआ। ये हो गया एम, ये हो गया एस, ठीक है। फिर मणिपुर, ये यहाँ आता है हमारे नाभि, नेवल। नेवल के पीछे एस्टर के अंदर क्या होता है? मणिपुर। मणिपुर। और मणिपुर के साथ में दूसरा एक चक्र है जो सावरिया जी ने बताया है और जगह पर नहीं है, उसको कुंडली कहते हैं। कुंडलिनी नहीं, कुंडली, वो मणिपुर के साथ में है। अब यूं क्यों साथ में है? क्योंकि ये मणिपुर नेगेटिव है, ये जब काम करना बंद कर देता है तो दूसरा काम करना चालू करता है, वो कुंडली है। मणिपुर बहुत नेगेटिव है, उसके अंदर पशु जैसे संस्कार हमारे पड़े हैं। किसी के साथ हम झगड़ा करते हैं तो ये मणिपुर एक्टिव हो जाता है। अब साधना करते करके उसको शांत कर दिया तो दूसरा पॉजिटिव चक्र निकलता है, उसको कुंडली कहते हैं। कुंडली, ठीक है। अब उसके ऊपर आएंगे यहाँ छाती पर, हृदय चक्र, हार्ट चक्र। उसको क्या कहते हैं? हृदय चक्र, अनाहत। 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 अब ये सब सिंगल चक्र है। अनाहत ऐसा चक्र है जिसके दो पार्ट है। जैसे कि ये चक्र है तो उसके दो पार्ट हो जाते हैं, लेफ्ट और राइट। तो हमारे ये साइड का राइट और ये साइड का लेफ्ट। अब चलो बाद में बताता हूँ क्लॉकवाइज एंटी-क्लॉकवाइज क्या है, क्योंकि उसके अंदर दोनों क्लॉकवाइज एंटी-क्लॉकवाइज दोनों है, और वो बाद में लिखते हैं। ये हो गया अनाहत। इसके ऊपर आएगा यहाँ गले के अंदर, इसको विशुद्धि कहते हैं। विशुद्धि, ये विशुद्धि चक्र है, वो दो पार्ट में है, एक आगे एक पीछे। तो यहाँ पीछे का हिस्सा है जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड का, वहाँ एक चक्र आगे है और एक चक्र पीछे है। इस तरह नहीं, पर इस तरह है, आगे पीछे है, अंदर। और आएगा फिर दोनों आंखों के बीच में आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र। दो आंखों के बीच में अंदर, ब्रेन के अंदर के हिस्से में, यहाँ बाहर नहीं, अंदर। अब ऊपर, यहाँ ऊपर दो चक्र है, एक को कहते हैं सहस्त्र और दूसरा बिंदु। ये बाजू बाजू में है, ये सहस्त्र और ये बिंदु, ठीक है। अब सबसे बॉडी में सबसे इम्पोर्टेंट चक्र कौन सा है? सबका रोल है, पर सबसे इम्पोर्टेंट चक्र कौन सा है? ऊपर कौन सा है? बिंदु। क्यों? परमात्मा अपनी आत्मा। आज सुबह कॉन्शियस लिस्ट में क्या सुना था? कॉन्शियस लिस्ट में क्या सुना था? हमारा आत्मा कहाँ रहता है? बिंदु के अंदर आत्मा रहती है, इसीलिए ये सबसे पवित्र, सबसे इम्पोर्टेंट है। और यहीं से वो जब मृत्यु होती है, यहाँ से ये निकल जाती है। तो कितने चक्र हुए? अभी एक चक्र है, पर एक्चुअली
भी चक्र नहीं है, पर इसका भी रोल है। वो कौन सा है? यहाँ वेबसाइट पर क्या है हमारे? मेमोरी। तो वो जगह है, उसको क्या कहते हैं? तालुका। तालुका। हिंदू और सहस्त्रार के नीचे यहाँ हिंदू और चक्र तो ये तो ऊपर है। हिंदू और ये जो है तालुका, ये आज्ञा के पीछे के, आज्ञा आगे अंदर है, पर ये एकदम पीछे है, जहाँ हमारी ये स्पाइनल कॉलम खत्म होती है। ये जो ऊपर आया तो यहाँ से ब्रेन का हिस्सा चालू हुआ, जहाँ हमारे इनकमिंग इम्पल्स जाता है ब्रेन में। तो ये तालुका है जहाँ हमारी मेमोरी रहती है, मेमोरी का हिस्सा। मेमोरी, चलो मेमोरी देखिए। अब जो है हर चक्र की अपनी गति है, एक क्लॉकवाइज घूमता है, एक एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। ये अलग अलग रूप से घूमता है, तब इम्पल्स जाके ऊपर चढ़ता है। ये दोनों अलग अलग रूप से घूमना जरूरी है। तो पहला मूलाधार है, जहाँ इम्पल्स आया तो ये मूलाधार हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, इस तरह, ठीक है। तो इम्पल्स आया, इसको घुमाया, फिर ये पॉजिटिव है तो ये इम्पल्स को और फेंकता है ऊपर। तो ये मूलाधार एंटी क्लॉक, ये स्वादिष्ठान क्लॉकवाइज। फिर मणिपुर एंटी क्लॉकवाइज। अब कुंडली तो अभी काम नहीं कर रहा है, ये तो डोरमेंट है। जब तक ये काम करता है तब तक ये काम नहीं करेगा, तो अभी हम इसको कंसीडर नहीं कर सकते। आएगा मणिपुर एंटी क्लॉक। अब जब आप अनाहत पर पहुंचोगे तो लेफ्ट एंड राइट दो पार्ट है उसके। एक जो है क्लॉकवाइज चल रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। ये राइट जो है वो क्लॉकवाइज चलता है, लेफ्ट जो है एंटी क्लॉकवाइज चलता है। अब जो हमारे अंदर जो सारी इमोशनल लेवल की गड़बड़ी है उसका कारण ये है, ये लेफ्ट जो है वो एंटी क्लॉक चलता है तो वो नेगेटिविटी को फेंकता है। हकीकत में ये होना चाहिए, अगर आइडियली ये चक्र जो है वो पूरा का पूरा क्लॉकवाइज घूमना चाहिए। तो हम साधना इसलिए करते हैं कि जो एंटी क्लॉकवाइज है उसको भी क्लॉकवाइज करते हैं। तो जैसे जैसे आप साधना प्रैक्टिस बढ़ेगी तो ये जो लेफ्ट साइड एंटी क्लॉक है वो क्लॉकवाइज हो जाएगी पूरा, फिर अंदर से प्रेम जन्मेगा, पूरी मनुष्य जाति के लिए प्रेम। तो इसको साधना करके इसको ये करना बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें हमारे अंदर पड़ी है, अगर इसका राइट यूज नहीं करते, इसको ठीक नहीं करते तो फिर जीवन में प्रोग्रेस नहीं होता है। योग का फायदा ये है कि ये डायरेक्टली इन चीजों के ऊपर काम करता है। दूसरे मार्ग के करते हैं तो डायरेक्टली इसके ऊपर आ नहीं सकते, इनडायरेक्टली मदद करता है, तो ये योग इस तरह काम करता है। तो इसको क्लॉकवाइज पूरा का पूरा बनाना है। सर ये एक ही चक्र के दो पार्ट है या दो अलग अलग चक्र है, जो एक क्लॉकवाइज घूम रहा है और एक एंटी क्लॉकवाइज? नहीं नहीं, चक्र तो एक ही है। हाँ। पर ये यहाँ से ऐसे घूम सकता है ना, ये दोनों इस तरह घूमते, एक ही चक्र है, ये दो पार्ट नहीं हो गए। हाँ। ये एक ही चक्र दो पार्ट में घूमता है। ये दो सेपरेट चक्र नहीं है। हाँ। दो पार्ट है, समझे? चक्र तो एक ही है ये पूरा। हाँ। अब इसका एक हिस्सा इस तरह घूम रहा है, दूसरा हिस्सा इस तरह घूम रहा है, एक इस तरह घूम रहा है, एक इस तरह घूम रहा है हिस्सा। तो ये राइट वाला है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये अंदर से एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। और हमें करना है कि दोनों को क्लॉकवाइज बनाना है। अब जब विशुद्धि पर जाते हैं तब भी ऐसा है, एक क्लॉकवाइज घूमता है, एक एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो यहाँ भी दोनों को क्लॉकवाइज बनाना पड़ेगा विशुद्धि। जो पीछे वाला है वो तो क्लॉकवाइज घूमता है, आगे वाला एंटी क्लॉक घूमता है, तो उसके कारण भी नेगेटिविटी जनरेट होती है। तो इसको भी यहाँ विशुद्ध को भी दोनों को क्लॉकवाइज, यहाँ दोनों को एक नहीं करना है, इसमें तो एक हो जाएगा। अच्छा, यहाँ जो है दोनों को क्लॉकवाइज करना है, दो सेपरेट है।
दो सेपरेट है लेकिन मूवमेंट एक ही दिशा में करना है। हाँ, दोनों की मूवमेंट एक दिशा में करना है। ये दोनों में फर्क कितना है? तो ये विशुद्धि। फिर आते हैं आगे आज्ञा चक्र के ऊपर। तो आज्ञा चक्र जो है वो क्लॉकवाइज घूमता है। ये तो अपने आप में क्लॉकवाइज है डिफॉल्ट। फिर जो सहस्त्रा है वो एंटी क्लॉकवाइज है और बिंदु है क्लॉकवाइज है। अब रहा ये तालुका, तो तालुका के अंदर कोई ये वो चक्र नहीं है, इसलिए वो घूमता नहीं है। उसके अंदर ये मेमोरी पड़ी है, इसलिए उसको कंसीडर करा जाता है। अब जो एंटी क्लॉकवाइज है वो नेगेटिव, उसको नेगेटिव भी कहते हैं कि ये नेगेटिव चक्र, ये पॉजिटिव चक्र। तो जितने भी एंटी क्लॉक है वो नेगेटिव चक्र है। हाँ, मूलाधार, मणिपुर, फिर अनाहत का एक हिस्सा, विशुद्धि का एक हिस्सा, ठीक है, और फिर सहस्त्रा। इतने चक्र नेगेटिव है, बाकी के पॉजिटिव है। आज्ञा चक्र है क्लॉकवाइज, सहस्त्रा है एंटी क्लॉक और बिंदु क्लॉकवाइज। तो सर ये जैसे हमने विशुद्धि और अनाहत का एंटी क्लॉकवाइज का क्लॉकवाइज है, ऐसा ये मणिपुर और सहस्त्रा का ऐसा कुछ चेंजेस करने का नहीं, मणिपुर जो है वो तो उसको तो बंद ही कर देना है, क्योंकि वो तो हिंसा से भरा हुआ है। वो तो नेगेटिविटी का खजाना है। जब तक ये रहेगा और जितना ये पावरफुल होगा इतना आदमी ज्यादा ब्रूटल होगा। इसको तो एक दिन बंद ही कर देना है पूरा संपूर्ण रूप से। ऐसे बंद कर सकते हैं? हाँ, ऐसे बंद कर सकते हैं? साधना किस लिए करनी है? ये सबको तो ठीक करने के लिए तो साधना करनी है। वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। हाँ, और ये काम करेगा कुंडली। अच्छा, जब मणिपुर बंद होगा तब कुंडली काम करेगा। तो नेगेटिव विचार कम हो जाएंगे तो समझो बंद हो गया। नहीं नहीं, लेकिन कम हुआ है ना, नेगेटिव बंद तो थोड़ी हुआ है। ये थोड़ा जरा हल्का हुआ थोड़ा। इसको तो बहुत जन्म लगते हैं। एक आदमी, चाहे हम देखते हैं कोई अच्छा आदमी है, एकदम बाहर से तो अच्छा आदमी लग रहा है, उसके अंदर भी 100% ये काम करता है। इसको हम बड़े लोग कहते हैं। सबके अंदर ये सुसुप्त अवस्था में पड़ा है, ऐसा नहीं। और बाकी लोगों के अंदर एक एक्टिव ज्यादा होता है, तो वो एकदम कुछ भी उसको कहा तो निकल आएगा। कई लोगों के अंदर ये है, जो लोग थोड़े पहुंचे हैं उसके अंदर भी कहा है तो सही, पर वो इतना परेशान नहीं करता, इतना गंदगी नहीं फैलाता है। दूसरे के अंदर से तो एकदम जैसे तैसे निकल ही जाता है। जैसे कुछ भी रिएक्ट करते हैं उसी से मालूम पड़ेगा। हाँ, रिएक्शन आपके लाइफ में कितने कम हो रहे हैं, विचारों में नेगेटिविटी कितनी कम हो रही है, दूसरों को कितना कंसीडर करते हैं, कितना टॉलरेट करते हैं, ये सब के ऊपर तो हमारा प्रोग्रेस का आधार है। प्रोग्रेस मतलब और क्या है? ये सब होगा तो हम प्रोग्रेस में हैं। ठीक है, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव जरूरी है क्योंकि इम्पल्स को ऊपर ले जाने के लिए। तो ये बाकी जो है उसको बदलना नहीं है। अभी ये मूलाधार है वो और एंटी क्लॉकवाइज है, तो उसको हम क्लॉकवाइज नहीं कर सकते, ये बाय डिफॉल्ट है और इसकी इस तरह की जरूरत भी है। अब सामान्य आदमी में प्रॉब्लम क्या है कि ये चक्र ढंग से काम नहीं करते। अब हर एक चक्र की अपनी अपनी स्पीड है, और स्पीड मतलब एक प्रकार की फ्रीक्वेंसी पर वो काम करता है। वो फ्रीक्वेंसी सामान्य आदमी जो जिस तरह बेकार जीवन जीता है इतनी नेगेटिविटी से, तो ये चक्र जो आइडियल रूप में काम करने थे, जो एनर्जी जनरेट करने थे, वो नहीं करते। वो जो है वो समझो कि वो एक जिनकी लाइफ में ज्यादा गड़बड़ी है, इनकी लाइफ में ये चक्रों की ज्यादा गड़बड़ी है। चक्रों की गड़बड़ी ज्यादा तो लाइफ की गड़बड़ी ज्यादा है। तो साधना हम करते हैं तो इन सबको ठीक रूप से, अब ये सब टेक्निक का जी बताई है कि भाई ये मूलाधार चक्र है तो इसको किस तरह रिदम में घुमाना है, फिर स्वादिष्टान है तो इसको किस तरह घुमाना है। मूलाधार की साधना करेंगे तो उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो सब बुक में हमें नहीं मिलती है वो ये है कि ये सारे के सारे जो ये हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल नहीं है।
अब किताब में देखोगे ये चक्र, तो आप तो ऐसे देखेंगे, किताब में तो हम ऐसे देखेंगे ना, ये यहाँ चक्र ये है, तो हमें कैसा आइडिया आता है कि हमारे जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर ये इस तरह है, ये क्या मूलाधार, ये स्वादिष्ठान, पर ये ऐसे वर्टिकल नहीं है, ये इस तरह काम करते हैं, ऐसे नहीं घूमते हैं। अभी मैंने तो ऐसे यहाँ बता दिया कि इस तरह, क्योंकि ये 3 डायमेंशन नहीं है। 3 डायमेंशन होता तो मैं बताता कि ये इस तरह काम करता है। तो हमारा बॉडी के अंदर ये इस तरह काम करता है, ये इस तरह या इस तरह, इस तरह, इस तरह। तो ये खास इम्पोर्टेंट समझना है, ये किताबों में क्लियरली नहीं बताया गया है। तो ये सब के सब जो है वो हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल नहीं। तो आप हम जब चक्र की साधना करते हैं तो हाथ बंद करके इस तरह इसको घुमाता है, मूलाधार को घुमाना है तो 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 इस तरह। हाँ, फील कर सकते हैं, तो ही तो मतलब है, फील करेंगे तो ही घुमा सकते हैं ना, वो इस एरिया को फील कर सकते हैं। और फिर वहाँ एक प्रकार के आंदोलन हम फील होते हैं, तरंग। तो ये इस तरह इसको साधना से करेक्ट करना पड़ता है। अब हम रिफाइनिंग 3 स्टेप करते हैं, इससे भी इसको फायदा होता है। जैसे कि पहली एक्सरसाइज करते हैं तो अनाहत से यहाँ, तो पहली एक्सरसाइज अच्छी तरह आप करोगे तो आपका जो अनाहत जो अभी ड्यूअल चल रहा है वो धीरे धीरे ठीक होता जाएगा। सेकंड एक्सरसाइज अच्छी करेंगे तो ये मणिपुर चक्र जो बहुत जोर से है तो थोड़ा काम कम करेगा। और जब गोल नकेट करते हैं अच्छी तरह तो मूलाधार और स्वादिष्ठान दोनों अच्छा करेंगे, काम करेंगे। इसी एक्सरसाइज करते हैं तो ये विशुद्धि चक्र जो है वो अच्छी तरह काम करेंगे। तो इस तरह काव्या जी ने एक्सरसाइज इस तरह बनाई है कि इनडायरेक्टली चक्रों के ऊपर उसकी थोड़ी छोटी मोटी असर पड़ती रहती है, धीरे धीरे करके थोड़े शुद्ध होते जाए। अब ये तो हमारे बॉडी के अंदर देखो, जैसा शरीर है मतलब क्या शास्त्र क्या कहते हैं, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड। पिंड मतलब शरीर, ब्रह्मांड मतलब ये पूरा। तो जो जो हमारे शरीर के अंदर है, पिंड के अंदर है, वो सेम टू सेम ब्रह्मांड के अंदर है। ये टॉप टू बॉटम जो है वो सबका सब बाहर है। तो एक मिनिएचर है, एक मैक्रो लेवल के ऊपर है, तो दोनों जगह पर है। तो ये ब्रह्मांड में कहाँ चक्र है तो कोई किताब में नहीं लिखा है। सावरिया जी के योग सूत्र में उन्होंने बताया है कि पहले तो ये पृथ्वी पर कहाँ है और फिर ब्रह्मांड में कहाँ है। तो ये भी मैं नाम आपको बता दूँ, वो दूसरी जगह मिलेंगे नहीं आपको। तो जैसे कि ये मूलाधार है, तो मूलाधार है वो अर्थ का कोर मतलब जो पृथ्वी का एकदम अंदर का हिस्सा है ना, इसको कोर कहते हैं। तो पृथ्वी का जो कोर हिस्सा है वो मूलाधार चक्र है, वहाँ पृथ्वी का मूलाधार चक्र वहाँ पड़ा हुआ है। और स्वादिष्ठान ये दोनों पृथ्वी के अर्थ के कोर में पड़े हैं, ये दोनों मूलाधार और स्वादिष्ठान। फिर जब कुंडली काम करेगा तो वो जो है वो ऑस्ट्रियन आल्प्स है, ऑस्ट्रियन आल्प पर्वत है, आल्प पर्वत का नाम सुना होगा, ऑस्ट्रिया में है। तो वहाँ ये कुंडली चक्र का सिंबॉलिक, इसके जैसे वाइब्रेशन है हमारे अंदर, ऐसे पृथ्वी के ऊपर कहाँ का है तो आल्प्स के ऊपर जो ऑस्ट्रिया के अंदर है वहाँ कुंडली चक्र का ये है। और इसी तरह जो मणिपुर है वो रसिया में, साइबेरिया जो है, रसिया में साइबेरिया में ये चक्र पृथ्वी के ऊपर है। फिर अनाहत जो है वो ऋषिकेश में। हमारे इंडिया में 3 चक्र है। अनाहत जो है क्योंकि ये बहुत पवित्र जगह है, हकीकत में ये काम करती है तो यहाँ से प्रेम जनरेट होता है। तो ये ऋषिकेश में है।
फिर विशुद्धि चक्र है वो एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में एडिनबर्ग नाम की जगह है, वहाँ ये विशुद्धि चक्र है स्कॉटलैंड। फिर आज्ञा चक्र है वो कन्याकुमारी में है, हमारे इंडिया के अंदर। और जो सहस्त्रार चक्र है वो रॉकी पर्वतमाला जो है, रॉकी कनाडा की और रॉकी का पर्वतमाला है, वहाँ जो है ये हमारा सहस्त्रार रॉकी। और बिंदु चक्र ये हमारी पृथ्वी के ऊपर एक सबसे पवित्र जगह है, वहाँ बिंदु चक्र है। तो भारत में एक सबसे पवित्र जगह है, कौन सी है? गौमुख गंगोत्री गौमुख, यहाँ से गंगा निकलती है, तो ये जो है वो बिंदु चक्र का गंगोत्री। इसलिए वहाँ पे बैठ के मेडिटेशन करना बहुत अच्छा होता है बोलते हैं गोमुख के पास। हाँ, ये बिंदु चक्र है ना। फिर मैं ग्रह की बात करता हूँ, जो गुरु ग्रह, हमारे जो 9 ग्रह है इसमें सबसे श्रेष्ठ ग्रह गुरु ग्रह है। वो गुरु ग्रह का जो वाइब्रेशन है वो वाइब्रेशन यहाँ है गंगोत्री के अंदर, इसलिए ये सबसे पवित्र भी है, सबसे पावरफुल भी है। और आप यहाँ मानो कि घर में या हम जहाँ रहते हैं वो जगह पर 1 महीने में जितनी साधना नहीं कर सकते इतनी वहाँ 1 दिन में खो जाती है, इतना जल्दी एविलेशन वहाँ होता है। अब इसका हम ग्रहों के साथ क्या, कौन सा ग्रहों के साथ है वो देखते हैं। तो ये जो है मूलाधार वो अर्थ से, जैसे हम देखा ना अर्थ 4 अर्थ है, तो मूलाधार पहला चक्र अर्थ के साथ उसका सिंबॉलिक। और जो स्वादिष्ठान है विनर। अब जैसे ग्रह कैसे है, एक के बाद एक सूर्य के बाद में जो आता है मर्क्यूरी, फिर विनर, इस तरह ये जो है स्वादिष्ठान वो विनर है, मतलब शुक्र। फिर कुंडली चक्र जो है वो सैटर्न, जब वो काम करेगा तो सैटर्न माने शनि। और मणिपुर चक्र मार्स, मणिपुर चक्र मंगल है, एकदम पावरफुल, जैसे वॉरियर होता है ऐसा मंगल चक्र है, जिसके अंदर बहुत ताकत होती है, वॉरियर्स होते हैं, वो उसके ऊपर मंगल का प्रभाव ज्यादा होता है, मार्स का। इसलिए इसके ऊपर से शब्द बना मार्शियल, मार्स से मार्शियल जो होते हैं इसको मार्शियल कहते हैं। तो मार्स जो है वो ये मणिपुर का, क्योंकि मणिपुर बहुत पावरफुल चक्र है। उसके बाद में अनाहत जो है वो मर्क्यूरी, मतलब बुध, मर्क्यूरी जो है वो अनाहत से रिलेटेड है। और विशुद्धि चक्र नेपच्यून चक्र जो है वो बाद में ढूंढे गए हैं, पहले तो 7 ही ग्रह थे, फिर नेपच्यून यूरेनस वगैरह ढूंढे गए थे। तो नेपच्यून विशुद्धि में है। और आज्ञा चक्र के अंदर प्लूटो, ये भी बाद में ढूंढा गया था, प्लूटो चक्र आज्ञा चक्र से है। सहस्त्रार जो है वो यूरेनस। और जैसे मैंने बताया इस तरह बिंदु वो गुरु चक्र, गुरु ग्रह। और उसका कुछ इंग्लिश वो है सर, जैसे सहस्त्रार यूरेनस है या तो है बिंदु का गुरु, तो हिंदी हो गया गुरु माने जुपिटर, इंग्लिश में जुपिटर। अब तावड़िया जी एक गुरु ग्रह के बारे में एक और बात भी अच्छी बताते हैं कि
ये जो है हमारी सूर्य माला है। 9 ग्रह होते हैं, क्या है? ये सूर्य का फैमिली है, सन फैमिली। ये सूर्य से निकले हुए हैं। पृथ्वी, चाहे वो पृथ्वी, फिर वीनस, फिर मर्क्यूरी, सैटर्न, मार्स, ये सब सूर्य से निकले हुए हैं, तो सूर्य का फैमिली है। अब तावड़िया जी कहते हैं कि ऐसे बहुत सारे सूर्य है ब्रह्मांड में और बहुत सारे के फैमिली, सिर्फ अपना एक नहीं है। पर जिस सूर्य माला के अंदर ये गुरु ग्रह नहीं होता है, वहाँ स्पिरिचुअलिटी नहीं डेवलप हो सकती, स्पिरिचुअलिटी होती ही नहीं। वहाँ भी कुछ प्रकार की ह्यूमिनिटी है, हमारा जैसी हो ऐसा जरूरी नहीं है, पर ह्यूमिनिटी है। वो ह्यूमिनिटी जो है वो अगर उस सूर्यमाला के अंदर गुरु ग्रह होता है, गुरु जैसा कोई ग्रह, तो वो सूर्यमाला की फैमिली के अंदर उसमें भी ये जो है स्पिरिचुअलिटी डेवलप हो सकती है। तो हम नसीब है, हमारा नसीब है कि हमारी सूर्यमाला के अंदर ऐसा गुरु जैसा ग्रह है, इसीलिए हमारे अंदर स्पिरिचुअलिटी जन्म लेती है। अगर ये नहीं होती तो हम स्पिरिचुअल कभी भी बन नहीं सकते। अब जो एक पहले के ग्रह है, नीचे से जो चक्र है, उसके साथ हमारे जो नेगेटिव क्वालिटी है, गुण, वो भी जुड़े हुए। जैसे कि ये मूलाधार, तो अगर मूलाधार किसी का बहुत बिगड़ा हुआ है तो उसके अंदर लोभ, ग्रीडीनेस बहुत ज़्यादा होती है। ये देखो सबके साथ कितना संबंध है हमारी साइकोलॉजी का। तो ये मूलाधार जिसका बिगड़ा है ज़्यादा, इसके अंदर लोभ बहुत होगा, वो फिर निकम्मी चीज, पक्षी जैसी चीजों को भी इकट्ठा करता रहेगा, कोई चीज छोड़ेगा नहीं। ये इसलिए ये सब चक्र ढंग से काम करने चाहिए। और उसके साथ में तत्व है, तत्व पता है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 तत्व है। और 5 तत्व के साथ में ये क्वालिटीज है। तो मूलाधार का तत्व कौन सा है? पृथ्वी। और उसके अंदर से जो वीकनेस है वो लोभ है, ग्रीडीनेस है। इस तरह स्वादिष्ठान चक्र है वो जल तत्व का है, उसके अंदर जल तत्व का है। और उसके अंदर जो क्वालिटी है वो राग द्वेष है, लाइक डिसलाइक, राग द्वेष इसके अंदर पड़ा है। तो ये जितना ठीक नहीं होगा, इतने राग द्वेष ज्यादा होंगे, व्यक्ति मेरा तेरा ज्यादा करेगा इसके कारण। फिर जो कुंडली का तो है नहीं, पर जो मणिपुर चक्र है वो उसके साथ में वायु चक्र है, वायु मणिपुर के साथ में। और हमारी सब नेगेटिविटी जो है वो मणिपुर चक्र, चाहे वो गुस्सा हो, किसी को मारने का भाव हो, किसी प्रकार की और नेगेटिविटी है, सब मणिपुर। मणिपुर फायर अनाहत वायु नहीं होता है, क्योंकि सांस हम लोग नहीं, ये अग्नि चक्र जो है वो ये अग्नि चक्र का है मणिपुर। हाँ। वायु का ये है अनाहत, मणिपुर में अग्नि, और वहाँ फायर है, एक प्रकार का फायर है, अग्नि में फायर। तो सर पृथ्वी पर जो रसिया में आप बताए मणिपुर चक्र का, हाँ, तो इसीलिए वहाँ पे ये आक्रामक की मेंटालिटी वही है, वो सब लड़ने वाले हैं वहाँ, और पावरफुल भी है वो, और आक्रामक। ये कंट्री का भी है, ये कंट्री के लिए भी ये लागू पड़ता है। जैसे कि चाइना है, वो मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी बहुत चालाक होता है। मर्क्यूरी माने बुध, बुध जो है एकदम चंचल, जो पारा होता है, पारा मर्क्यूरी, जो पहले डॉक्टर को बीपी का उसमें जो ऊपर नीचे होता है वो पारा होता है मर्क्यूरी, वो हाथ में ले नहीं सकते, वो कभी टिकता नहीं। ऐसा मर्क्यूरी व्यक्ति का दिमाग इतना चंचल होता है। तो चाइना जो है वो मर्क्यूरी वाला है, ये जो है रसिया जो है वो मणिपुर वाला है। ये भी इस तरह के भी रिलेशन। इंडिया जो है वो वेन्यूसिन है, मतलब वीनस मतलब जैसे एक गाय कैसी है, शान, गाय एक सिंबल है वीनस का। तो इस तरह की इंडिया की क्वालिटी, इसीलिए सब लोग पूरे वर्ल्ड वाले इंडिया की तरफ अट्रैक्ट होते रहते हैं, वहाँ से आके सीखते रहते हैं चीजें। ये तो इसका कारण तो स्पिरिचुअल है, खाली शान से इतना नहीं है, उसका कारण स्पिरिचुअल नॉलेज हमारे पास पड़ा हुआ है हजारों साल से, ये कारण।
तो ये जो है मणिपुर के अंदर अग्नि चक्र है और अनाहत के अंदर वायु चक्र, और वायु चक्र अनाहत में वहां लाइक डिसलाइक है। स्वादिष्टान के अंदर राग द्वेष है और यहाँ जो है वो लाइक डिसलाइक है, या इसको मोह कहते हैं, एट्रैक्शन एंड रिपल्सन। किसी के प्रति भाव आता है तो ये अनाहत से आता है, एट्रैक्शन, और रिपल्सन मतलब अनगमा उसको कहते हैं ना, वो जो आता है ये यहाँ पे, ये अनाहत का है, एट्रैक्शन एंड रिपल्सन। और लास्ट में विशुद्धि जो है वो आकाश तत्व से है और वहाँ ईर्ष्या का भाव है। जिनके अंदर ज्यादा ईर्ष्या होती है, जेलसी, ईर्ष्या, तो उनके अंदर ये चक्र एक काम नहीं करते हैं। तो ये थोड़ा इसको हम इस तरह भी देख सकते हैं, लेडीज जेंट्स के रूप में भी देख सकते हैं। जैसे मणिपुर चक्र जेंट्स के अंदर ज्यादा नेगेटिवली काम करता है, इसका लेडीज में कम करता है। पर ये जो विशुद्धि है, जैसे ईर्ष्या, जेलसी, तो ये लेडीज के अंदर ज्यादा होता है, जेलसी, पुरुषों के अंदर थोड़ी कम होती है। तो इस तरह ये गुण लेडीज जेंट्स में भी अलग अलग रूप में काम करते हैं। हाँ, विशुद्धि की जेलसी, आकाश तत्व, स्काई, लास्ट वन। अब जो हम कल बात कर रहे थे कि भाई ये चक्र है, उसके अंदर साउंड है, उसका कलर है, उसके अंदर उसका सिंबल है। जैसे कि मूलाधार है तो उसके अंदर एलिफेंट इसका सिंबल है, उसकी देवी है और सबके नाम दिए हैं। जैसे कि इसका मूलाधार में जो देवी है उसको डाकिनी कहते हैं, किसी में काकिनी है, डाकिनी, साकिनी, ऐसे सब नाम है अलग अलग चक्रों के अंदर। फिर अलग अलग चक्रों के वाहन है। तो मूलाधार के अंदर इसको ऐरावत कहते हैं। ऐरावत माने 10 सूंड वाला हाथी। हम तो देखते हैं एक सूंड वाला हाथी, तो जिसके 10 ट्रंक्स होते हैं, वो 10 ट्रंक्स वाला हाथी को शास्त्र में ऐरावत कहते हैं और ऐरावत इसका वाहन है। तो ये सब चीजें सिंबॉलिक बताइए, हकीकत में ये सारी चीजें जो है वाइब्रेशंस या जिसको हम रिजल्टेंट इंटेंसिटी कहते हैं वही है। वही वो जो है ना, हाँ वो कंपन है वाइब्रेशन से, और ये उसकी हर एक की अपनी रिजल्टेंट इंटेंसिटी है। तो वो इतनी मात्रा में वो क्रिएट करता है। जब हम या लम कहते हैं तो सही ढंग से कहते हैं तो वो इतनी रिजल्टेंट इंटेंसिटी या जिसको पावर का है, एक प्रकार का पावर या इंटेंसिटी इतनी जनरेट करते हैं। तो ये कई लोग इसकी साधना करते हैं तो उस तरह का उच्चार करते हैं या जप करते हैं और उसके द्वारा एनर्जी जनरेट करने का प्रयत्न करते हैं। बस योग के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात एनर्जी जनरेट करना नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? हाँ, नहीं, शुद्ध करना तो है, पर इसके साथ में और एक चीज करनी पड़ेगी। फर्स्ट पूरी क्लेंजिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद फिर जब तक हमारी वीकनेस है वो चालू रहती है तब तक एनर्जी आप जनरेट करोगे, वहीं से चली जाएगी। अब मैं साधना करता हूँ, ऐसा नहीं किया, ये किया, अब मेरी टेंडेंसी गुस्सा की है तो दिन में मैं 10 बार गुस्सा करूँगा और जो एनर्जी जनरेट की है वो चली जाएगी। तो हम जहाँ थे वहीं के वहीं रहते हैं। तो पहले हमारे नेगेटिव इमोशंस के ऊपर काम करना पड़ता है और इसके लिए सबसे अच्छी चीज दी है वो करेक्टिव एक्सरसाइज, जो अभी हम एक करेक्टिव एक्सरसाइज आपको सिखाऊंगा। तो करेक्टिव एक्सरसाइज करें, हमें देखना है कि मेरे अंदर कौन सा नेगेटिव ज़्यादा है। किसी के अंदर गुस्सा ज़्यादा होगा, किसी के अंदर ईर्ष्या ज़्यादा होगा, किसी के अंदर राग द्वेष ज़्यादा होगा। तो वो हमें थोड़ा ड्रिफ्ट का चैप्टर है ना, तो ड्रिफ्ट को हमें देख के तय करना पड़ता है कि मेरे अंदर ज़्यादा क्या है, मेरा मन बार बार किस चीज़ में ज़्यादा जाता है। तो वो एक बार तय होता है कि ये मेरी वीकनेस है, चीफ वीकनेस सबसे ज़्यादा। तो वो चीज़ के ऊपर फिर काम करना पड़ता है और इसके लिए टावरिया जी ने 8 प्रकार की करेक्टिव एक्सरसाइजेस दी है, वो मैं अभी बताऊँगा।
हम लोग अगर एक्सरसाइजेस करते हैं और इस पे इफेक्ट होता है उसका, तो इससे नेगेटिविटी कम नहीं होती? इससे होती है, पर एक से इन जनरल होती है। जब हमें हमारी कोई पर्टिकुलर वीकनेस पता होता है तो हमें उसके ऊपर डायरेक्ट काम करना पड़ता है, वो करेक्टिव है। इससे तो फायदा तो होगा ही, सब धीरे धीरे करके नॉर्मल होता जाएगा, पर पर्टिकुलर को जल्दी से नीचे लाना है, निकालना है, तो फिर करेक्टिव करना पड़ेगा। बिफोर जनरेटिंग एनर्जी ये सब काम करने से पहले फर्स्ट यू शुड वर्क ऑन करेक्टिव एक्सरसाइजेस, देन ओनली यू शुड मूव टू नहीं, यू हैव टू डू पैरेलली एवरीथिंग। ऐसा तो है नहीं कि बाद जैसे रिफाइनिंग करते हैं, 3 स्टेप करते तो इससे भी इसके ऊपर असर तो आएगा, पर फिर भी आपको पता है कि मैं ये कर रहा हूँ, फिर भी कोई चीज़ मुझे ज़्यादा परेशान कर रही है, तो फिर करेक्टिव जरूर कर जाना है। ठीक है, ये चक्रों के बारे में किसी को कोई प्रश्न है उसके बारे में? सर रेकी में भी चक्रों पर, हाँ, रेकी में भी चक्रों पर ध्यान दिया। रेकी में क्या है कि उन लोगों ने ये शास्त्रार्थ को ही ज़्यादा महत्व दिया, उनको क्राउन चक्र कहते हैं, और वो कोई जैपनीज था, थोड़ा पहुंचा हुआ होगा, तो उसने ये पूरा साइंस नहीं लिया। उसने क्या किया कि भाई ये शास्त्रार्थ को पकड़ो, और जो वो ऐसे कहते हैं कि भाई ब्रह्मांड के अंदर तो एनर्जी है, उसका ये हमारा एंटेना है, तो एंटेना वो पकड़ लेगा, उसको हमारे शरीर के अंदर ला दो और फिर हमारे हाथ से दूसरे को रेखी दो। पर ठीक है, अभी मैं कोई निंदा नहीं करता हूँ, टीका करने का मतलब नहीं है, पर ऐसा खास काम नहीं करता है। एक टाइम के अंदर ये सब चीज़ें बहुत चलती है, फिर धीरे धीरे करके आप देखोगे, आज से 10-15 साल पहले बहुत रेकी के सेंटर खुलते थे, अब लोगों ने देखा कि कोई इसमें खास कोई रिजल्ट नहीं है, धीरे धीरे करके तो ये शॉर्टकट बहुत लोगों ने ढूंढा है पूरी दुनिया में, हमारे यहाँ नहीं, पर जैसे ये रेकी है, वो कोई जैपनीज था, उसने ढूंढा था। ये ऐसे शॉर्टकट ढूंढते, शॉर्टकट से कुछ ज़्यादा नहीं मिलता, टेम्पररी रिलीफ मिलती है। इनके जो बीज मंत्र दिए गए वो भी काम नहीं कर रहे। बीज मंत्र हमें नहीं करना है, ये जब हम साधना में डीप में जाएंगे तो बीज मंत्र अंदर से बोला जाएगा, उसको आर्टिफिशियली मत बोलो, कोई मतलब नहीं, वो अंदर से आवाज आएगी, ओम ओम, वो काम। वो तो टेम्पररी होगा ना, मैं आपकी एनर्जी लेके मैं मेरा पैर ठीक कर रहा हूँ तो कितने दिन चलेगा, वो तो टेम्पररी होगा, बस नेचर हम समझ सकते हैं। मतलब उस तरह की आवाज आए तो उससे पूजा करना चाहिए, अंदर से आवाज आए वो वाइब्रेशन बढ़ाती है, एनर्जी बढ़ाती है, हमारा लेवल ऊपर ले जाता है बीइंग का, वो तो अपने आप में होता है, उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो फिर वो मंत्र का मार्ग, अलग मार्ग ही उसमें से निकला हुआ है, और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें फिर किसी से गाइडेंस लेके करना पड़ता है, गलत करोगे, गलत वाइब्रेशन क्रिएट करोगे तो और आपको नुकसान होगा। नहीं, पर सर ये डेली लाइफ से रिफाइनिंग करने से कुछ अलग अलग अनुभव होते हैं, इट्स नॉर्मल होने ही चाहिए। अलग अलग अनुभव नहीं होते तो आपको कैसे पता चला कि आपके अंदर कुछ काम चल रहा है और शुद्धि हो रही है? नहीं होते हैं, मैं बोलती हूँ तो ये वही मैं कह रहा हूँ ना कि ये हो रहा है अनुभव, वो अच्छा है, ताकि आपको पता चले कि भाई ये मैं कर रहा हूँ, उसका ये रिजल्ट आ रहा है, अच्छा ही है ना, उसमें डाउट क्यों है? क्योंकि पहले किसी में भी नहीं आया था, प्राणायाम किए थे, इतना योगा किया था, किसी में कुछ ये शॉर्टकट है और फास्ट है, इफेक्टिव है, इसीलिए प्राणायाम मैंने सालों तक किए है, आज एक भी प्राणायाम नहीं करता हूँ, क्योंकि प्राणायाम करता था उससे ज़्यादा मुझे इसमें से मिलता है। अब जो लोग नहीं जानते तो वो प्राणायाम ही करेंगे ना, प्राणायाम गलत है ऐसा नहीं, पर इसके भी अलावा हाँ बेस है, नहीं रिफाइनिंग जिसको करना है तो प्राणायाम करने की जरूरत नहीं है। अब रिफाइनिंग में 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट पर पहुंचो, आधा घंटा किया, इसके साथ में गोल नकेट वगैरह करो, पौना घंटा 1 घंटा कर लिया, और कुछ करने की जरूरत नहीं। 3 स्टेप रिफाइनिंग, ATR, फाइसो, इतना काफ़ी एक पूरा पैकेज है 1 घंटे का, और कुछ करने की जरूरत नहीं। फिर करना है तो दिन भर में 3 स्टेप करते जाओ, जितना टाइम मिले इतना। अनुलोम विलोम नाम प्राणायाम
प्राणायाम जो अनुलोम विलोम है उसमें मैंने कल बताया था ना, श्वास लेना है, रोकना है, छोड़ना है, वहीं से फिर लेना है, रोकना है, छोड़ना है। और उसका रेशियो होता है कि 5 सेकंड में लिया, 20 सेकंड रोका, 10 सेकंड छोड़ा। क्योंकि 10 सेकंड लिया तो 40 सेकंड रोकना पड़ेगा और 20 सेकंड छोड़ना पड़ेगा। फिर से लेना है, रोकना है, छोड़ना है। वो एक प्राणायाम है, वो भी कर सकते हैं, अच्छा है, उससे प्राण मजबूत होता है। टाइम है तो 5-10 मिनट करना है तो कर सकते हैं, कोई गलत नहीं है। सर, और अगर हमारे पूरे बॉडी के चक्रास बैलेंस में आते हैं तो कोई एक पर्टिकुलर चक्रा की साधना उसके बाद हम लोग कर सकते हैं और उसके एडवांटेजेस ऐसे नहीं होता है, मतलब एक चक्रा के ऊपर ज़्यादा फोकस करके हम उसकी साधना नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है, ये टावरिया जी का जो सिस्टम है, इसको सिस्टम कहते हैं पूरी। वो सिस्टम के अंदर स्टेप वाइज सब एक्सरसाइज देती है। पहले रिफाइनिंग करते हैं, इसमें 1 मिनट से 3 मिनट करते हैं। फिर कल मैंने फेज एक्सरसाइज बताया, फिर वो फेज चालू करते हैं। फेज में 1 2 3 4 5 करते हैं। जब 5th फेज करोगे तब ये चक्र की साधना चालू होती है। और उसके अंदर हर चक्र के अंदर उसको टाइम देना पड़ता है। पहले मूलाधार के ऊपर 6 महीना काम करना पड़ेगा, फिर स्वादिष्ठान का 6 महीना काम करना पड़ेगा। इस तरह ग्रेजुअली काम करना होता है। साधना जो है वो सिस्टमेटिक इस तरह होनी चाहिए। और सब सेंटर्स भी उसके साथ ही, जैसे ये एनर्जी सेंटर्स होते हैं, उनके और भी रहते हैं ना ब्रांचेस, सब सेंटर्स, वो भी उनके साथ ही इंक्लूड हो जाते हैं। हाँ, वो पॉइंट कहते हैं उसको, 72 पॉइंट्स हैं, तो वो साथ में कवर हो जाते हैं। सर एक बात है जो आप शैलो ब्रीथिंग बता, इसका बता दीजिए, सांस लेते अभी प्रैक्टिकल का सेशन आना है तो जी। अभी करेक्टिव देखना है ना। करेक्टिव शब्द का मतलब क्या और किस चीज की करेक्शन करना है? जो हमारे अंदर कमी है उसको। कौन सी कमी है? गुस्सा है सबसे बड़ा, गुस्सा, मतलब इमोशन, सेंसिटिवनेस, इमोशन की कमी है। क्रोध, ईर्ष्या, जेलसी, सब चीजें। तो इमोशन जो है आदमी को सबसे उसका दुश्मन है, सबसे ज़्यादा परेशान करता है या हमारे संबंध खराब कर देते हैं, जिंदगी खराब कर देती है। एक ही चीज़ है इमोशन। जिसके कंट्रोल में इमोशन से उसकी लाइफ बहुत अच्छी होगी, नॉर्मल होगी। पर हमारे इमोशंस हमारे हाथ में नहीं है और इसके कारण हम नेगेटिव हो जाते हैं और फिर गड़बड़ हो जाती है। अपसेट होना भी बहुत बड़ा है, परिस्थिति का जल्दी घबरा रही है, ये भी बड़ा कॉमन सा है। मेरे अंदर जब ज़्यादा काम करता है वो एंग्जाइटी कहते हैं, वो एक प्रकार की नेगेटिव भाव ही है, वो एंग्जाइटी है, पर वो अपने पर है। कई चीज़ें हम दूसरों पर फेंकते हैं, एंग्जाइटी अपने ऊपर फेंकते हैं। सर मुझे एक छोटा क्वेरी है। ऐसे बोलते हैं कि आगे अज्ञा चक्र के इधर इल्यूशन एंड इल्यूशन का कुछ इफेक्ट रहता है, उसके बारे में वो मैंने कहा ना कि ये जब क्रमशः इतनी साधना के बाद जब आप चक्रों की साधना करोगे तब ये डेवलप होगा, तब आपके अंदर इंट्यूशन आएगा। एंड इल्यूशन का बोलते हैं कि अदरवाइज इल्यूशन है। इल्यूजन जब वो नहीं काम करता है तो उसको उतना ही होगा ना। इल्यूजन, डेल्यूजन, हेल्यूसिनेशन, ये सब होता है। और ये मार्ग के ऊपर तो ज्यादा होता है। जरा कुछ दिखा, देखो मुझे तो प्रकाश हो दिखा है, मुझे तो कोई देवी देवता ने दर्शन दिए, ये हेल्यूसिनेशन है। तो मतलब आज्ञा चक्रा इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, मतलब ये इल्यूजन, डेल्यूजन, हेल्यूसिनेशन, ये खाली आज्ञा चक्र का रोल है ऐसा नहीं है, ओवरऑल ये होता है, हेल्यूसिनेशन होता है। और आध्यात्मिक लोगों को ज्यादा हेल्यूसिनेशन होता है क्योंकि कुछ ऐसा कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं ना। किसी ने टेलीपैथी होता है, मतलब वो भी आज्ञा चक्र से रिलेटेड रहता है, बोलते हैं टेलीपैथी। वो सब खिलौना था, और जिसको खिलौना कहते हैं वो सब भ्रमत है, उसको छोड़ दो। किसी को टेलीपैथी से मैसेज भेजो, अभी तो मोबाइल साथ में है, 1 सेकंड के अंदर। अब इतने साल गुजारोगे टेलीपैथी की प्रैक्टिस में, भाई तू भी वहां से कर, मैं भी करता हूँ, देखो कुछ हुआ है। और ये
1 सेकंड में हो जाएगा, क्यों झंझट करते हैं? और ये जो सर बोलते हैं, मैं अभी देखो याद कर रही थी, मेरा पहुंच गया तुम पर, ये भी सब टेम्पररी है। ये तो देखो पूरा वर्ल्ड है वो एक मैग्नेटिक है, एक ही असर दूसरे के ऊपर पड़ती है। कभी किसी का अर्जेंट फोन आ जाता है, मतलब अभी देखो याद कर रही थी। हाँ, होता है ना, कभी किसी को याद करते हैं, कभी आ जाता है, उसका फोन आता है, लेटर आता है, होता है। पहले लेटर आते थे, अब SMS आ जाता है। संकल्प वगैरह भी काम करते हैं। हाँ, संकल्प विकल्प काम करते हैं, पर इसमें संकल्प विकल्प नहीं है, याद करना वो कोई संकल्प विकल्प नहीं है। हाँ क्या नहीं, ब्रेक देंगे पर ये करेक्टिव, ये थोड़ा थियरी का खत्म होगा ना, फिर ब्रेक देखिए, फिर प्रैक्टिकल करेंगे। तो ये सब जो है ये हमारे संस्कार है, या जिसको हम संस्कार जुड़े हैं हमारे इमोशन के साथ में, तो उसको करेक्ट करने के लिए तावरे जी ने 8 प्रकार की करेक्टिव एक्सरसाइज दी है। ये इनर की डिसिप्लिन किताब के अंदर भी है, और वो जो छोटी किताब एक्सरसाइज की है ना, इनर इवोल्यूशन या लाइबर्सवर्सन, उसके अंदर भी दी है। हिंदी में नहीं लगे, हिंदी में ये आंतरिक अनुशासन जो है अभी आपको दिए ना, ये तो इसका ही ट्रांसलेशन है, इसके अंदर तो आ ही जाएगा आंतरिक अनुशासन में। अब 8 प्रकार के कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो ये 8 तो इन्होंने मेजर बनाए हैं, पर इसके अलावा अगर कोई हमारे अंदर दिखता है तो उसके ऊपर भी हम करेक्टिव अपने भी बना के कर सकते हैं, वो भी मैं बाद में बताऊंगा। अब पहली एक्सरसाइज उन्होंने लिखी है, बताइए फियर ऑफ डेथ, मतलब मृत्यु का भय। तो मृत्यु का भय एक वीकनेस है, उसकी करेक्टिव क्या करेंगे, उससे उल्टा क्या होगा? आशा, हो आशा। तो फियर ऑफ डेथ है, उसके सामने हमें क्या करना है? होप हमें डेवलप करना है। फिर दूसरी है अनहैप्पीनेस। कई लोगों के अंदर हैप्पीनेस ऐसा सुख का भाव ही नहीं आता, हमेशा कंप्लेन, असंतोष रहता है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, हमेशा अनहैप्पी रहते हैं, हैप्पी रह ही नहीं सकते। तो उसके विपरीत क्या होगा? हैप्पीनेस। तो हैप्पी रहो। तीसरा, डू यू सफर फ्रॉम एनवी और जेलसी? आप ईर्ष्या आपके अंदर आती है, जेलसी या ईर्ष्या का भाव आपके अंदर आता है, तो उसके लिए एक्सरसाइज है। फिर चौथी है, डू यू सफर फ्रॉम, डू यू सपोज यू सफर फ्रॉम हेट्रेड? आपको लगता है कि आपके अंदर हेट्रेड है, तिरस्कार, द्वेष। जेलसी के वो यहाँ कोटेशन दिए है, वो करेंगे तो जेलसी निकल जाएगी। जैसे इसका डायरेक्ट पॉजिटिव नहीं है कोई, पर वो प्रैक्टिस है। इस तरह हेट्रेड माने कि अंदर धिक्कार भाव, दूसरे के प्रति कभी धिक्कार भाव आता है ना, वो धिक्कार भाव से आप अगर आपके अंदर है तो उसके लिए एक एक्सरसाइज है। ज्यादा धिक्कार है तो इसको किस तरह कम करना। फिर डू यू सफर फ्रॉम अनएक्सप्लेन्ड फियर? कई लोगों को भय लगता है, पर ये भय किस चीज का है वही पता नहीं चलता है। उसके अंदर एक डर रहता है, हमेशा कुछ बुरा हो जाएगा ऐसा एक डर रहता है, तो वो किस चीज का डर है वो पता नहीं चलता है। अनएक्सप्लेन्ड एनोनिमस, अननोन, इसका कारण जानते हैं। सपोज द वीकनेस प्रीडोमिनेंट इज डिसीट ऑफ सम सॉर्ट। डिसीट को क्या कहेंगे? कोई हमारे पास से कुछ हमें ये करके, छेतरपिंडी, छेतरपिंडी गुजराती में, हिंदी में क्या कहते हैं? चीटिंग, चीटिंग जैसा, पर हिंदी में शब्द होगा डिसीट का हिंदी क्या है? धोखा, राइट, एग्जैक्टली, धोखाधड़ी, कपट,
कपट जिसको कहते हैं, छल कपट। छल कपट, धोखा। तो हमें ऐसा डर रहता है कि कोई मुझे ठग लेगा, कोई मुझे धोखा देगा, तो वो भी एक प्रकार के नेगेटिव इमोशन, डर है। और फिर 7th है एंगर एंड इरिटेबिलिटी। इसके अंदर बहुत गुस्सा है, चीड़ है, उनके लिए है। और लास्ट में सेक्स, जिनकी सेक्स वीकनेस है उनके बारे में, उसको किस तरह ठीक किया जाएगा, तो उसकी ये है। तो ये 8 प्रकार की अलग अलग ये है एंगर। अब हर एक्सरसाइज में, ये आप किताब में देखोगे तो हर एक्सरसाइज में तावरिया जी ने कुछ कोटेशन दिए, पॉजिटिव, नेगेटिव भी है और पॉजिटिव कोटेशन। पहले नेगेटिव बताते, फिर इसका पॉजिटिव। तो उसको हमें अलग अलग ढंग से बोलना है। करेक्टिव एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि एक सेंटेंस दिया तो उसको अलग अलग रूप से नीचे से बोलना है, एकदम शांति से, फिर जरा और ऊंची आवाज पर, फिर वही सेंटेंस और ऊंची आवाज पर, फिर जरा नीचे से। हमारी रिदम कैसे है, 1 2 3 5 6। तो ये लेवल के ऊपर तावरिया जी ने उसको सेट किया। पहले नीचे से बोलो, फिर जरा लाउडली बोलो, इससे भी और लाउडली बोलो, फिर धीमे बोलो, फिर धीमे। इस तरह ये जो शब्द है उसका प्रभाव हमारे साइड सबकॉन्शियस पर जाता है, और वहाँ जो ये करेक्शन वहाँ होता है, जहाँ वहाँ जो इमोशन ये नेगेटिव पर है वहाँ डायरेक्ट करेक्शन होता है। तो एक एक्सरसाइज हम देते हैं, 8 है, आप खुद फिर पढ़ लेना जो आपको लगे करने लिए जैसा। तो जैसे एक एंगर और इरिटेबिलिटी है, क्योंकि एंगर सबके अंदर होता है। कल परसों पूछा था ना, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसके अंदर एंगर या इरिटेबिलिटी न हो। तो इसकी करेक्टिव कैसे करेंगे, ये जो यहाँ दिया है किस तरह इसमें बोलना है वो मैं आपको बता देता हूँ। डू यू डियर रीडर सफर फ्रॉम एंगर और इरिटेबिलिटी? क्या कहते हैं कि भाई मित्र, आप कोई अंदर गुस्सा या चीड़ आपको लगता है कि आपके अंदर ये चीज है और इससे आप दुखी होते हो, सफर होते हो, दुखी होते हो। फ्रॉम द स्पैरो, द मीक डव एंड पुअर हैन, और इवन द डोमेस्टिकेटेड डॉग, द किंग कोबरा, टाइगर एंड द लायन, none are free from this great dreaded disease in man। क्या कहा? ये जो dreaded disease है, जो भयंकर डरावना डिसीज गुस्से का, इससे आप कोई भी मुक्त नहीं है, और कोई प्राणी भी मुक्त नहीं है। तो जैसे बताया कि भाई ये पैरो तकलीफ होती है, ना पैरो मुक्त है, ना दौड़ मुक्त है, ना पुअर है मुर्गी, या फिर डोमेस्टिकेटेड डॉग, घर में पालतू कुत्ता है, सबको गुस्सा आता है, या फिर कोबरा है, या शेर है, बाघ है, सब की वीकनेस है। अब एक चीज यहाँ समझनी है, प्राणी और मनुष्य के गुस्से के अंदर क्या अंतर है। प्राणी के अंदर जो गुस्सा है वो नेचुरल है, मनुष्य के अंदर जो गुस्सा है वो आर्टिफिशियल है। नेचुरल और आर्टिफिशियल का मतलब क्या है? प्राणी के अंदर वो चीज दी है उसको जीने के लिए। जैसे बाघ है, वो हिरण को देखता है तो उसके अंदर एक फोर्स आता है उसको पकड़ने का, खाने का। अगर ये चीज उसके अंदर नहीं होती तो वो जी ही नहीं सकता। तो उसके अंदर जो है गुस्सा के रूप में ये चीज है, फोर्स के रूप में है, वो चीज उसके जीवन के लिए जरूरी है, सर्वाइवल के लिए, सर्वाइवल के लिए। ये सर्वाइवल के लिए जरूरी है, एनिमल के लिए। हमारे लिए तो जरूरी नहीं, हम क्यों गुस्सा करते हैं दूसरे के ऊपर? तो हमारे अंदर ये आर्टिफिशियल है, मतलब उसमें तो कुदरत ने दिया हुआ है प्राणी को, हमारे अंदर कुदरत ने नहीं दिया है। हम ये सोसाइटी में एक दूसरे से सीखते हैं। बच्चा होता है, वो बच्चा देखता है दूसरे को, माँ बाप को देखता है कि माँ बाप गुस्सा कर रहा है, स्कूल में जाता है टीचर गुस्सा करते हैं, तो फिर उसको लगता है कि ये गुस्सा भी इस तरह हो सकता है। फिर वो दूसरे अपने दोस्तों के ऊपर फिर वो भी गुस्सा करना चालू होता है। तो जिसको इमिटेशन कहते हैं ना, हमारे अंदर इमिटेशन से आया है, ये नेचुरल नहीं।
और इसीलिए हम इसको निकाल सकते, प्राणी में से निकाल नहीं सकते। प्राणी को टेम कर सकते पर उसका गुस्सा नहीं निकाल सकते। ये चीज समझने की है। Whether he is small and weak or big and strong, man is at once quick to temper and display anger. वो चाहे व्यक्ति बड़ा है या छोटा है, मजबूत है या दुर्बल है, हर व्यक्ति को गुस्सा आता है। और कई बार तो दुर्बल को कहते हैं ना, दुबले का जी को गुस्सा ज्यादा, ऐसी कहावत है। मतलब दुर्बल व्यक्ति को ज्यादा गुस्सा आता है, कभी तो स्ट्रॉन्ग को तो आता है तो ठीक है। तो हर व्यक्ति को ये एकदम वो डिस्प्ले करता है गुस्सा को। If this is be your failing, then how long do you wish to be listed with birds and reptiles and animals? ये कटाक्ष किया है, क्या कहा पता है? आप गुस्सा करते हो तो क्या कहा कि गुस्सा तो भाई प्राणी करते हैं। अगर आप गुस्सा करते हैं तो प्राणी की लिस्ट में आपको आना है। ये कौन किया है कि अगर आप गुस्सा करते तो आपके और प्राणी के अंदर फर्क क्या डाल रहा है? बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स एंड एनिमल्स, वो गुस्सा करते हैं तो वो ठीक है। और आप बार बार प्रयत्न करने के बाद भी फेल होते हैं और गुस्सा चालू रखते हैं तो फिर आप ये लिस्ट के अंदर आ जाएंगे, एनिमल के लिस्ट के अंदर। फॉर व्हाट आर दाउ ए ह्यूमन बीइंग, फिर आप किस तरह का इंसान है? आप कैसा आदमी है जो गुस्सा करता है? बट यू से, आप कहोगे that you have tried so often to curb it and have failed. तो मैंने बहुत प्रयत्न किया गुस्सा को काबू करने के लिए और नहीं काबू होता है, मैं फेल हो जाता हूँ। ऐसा हमारा अनुभव जनरली होता है। Rightly, you have used your will and that is one sure way of failing away. हम विल पावर को बहुत महत्व देते हैं। देखो ये रिजल्ट, जब आप विल पावर का उपयोग करोगे तो डेफिनेटली आप फेल होते हैं। विल मतलब आप इस प्रकार का जो इच्छा या संकल्प या प्रयत्न जो करते हैं, वो प्रयत्न करते हैं, ये क्यों विल फेल हो जाती है पता है? विल का मतलब क्या? एक फोर्स होता है। जब मैं कोई तय करता हूँ तो कभी एक फोर्स आ जाता है, नहीं मुझे कल से ये चीज नहीं करनी है, या फोर्स आता है मुझे कल से ये करना है, कल से मैं रिफाइनिंग रेगुलर करूंगा, तो एक फोर्स आ जाता है। तो ऐसा होता है, एक विल का यूज हो गया। अब दूसरे दिन क्या होगा? यही विल मेंटेन होगी। दूसरे दिन तो ये इसके बदले दूसरी कोई विल आके खड़ी हो जाएगी। तो कभी भी विल पावर जैसा है ही नहीं। ये जो हम कहते हैं, ये तो एक फोर्स आया और जरा बोल दिया, दूसरे दिन वो नहीं होता। तो विल की जरूरत नहीं, अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। अब ये कोटेशन बताते हैं और फिर इसको बोलना है। Does a thought like, आपके अंदर इस प्रकार के विचार आते हैं क्या? I will never see his face again. हम बोलते हैं ना, गुस्सा आता है तो क्या कहते हैं? I will never see his face again. या never step into my house again, for you are accused. Sorry, a curse, शापित, कर्स जिसको कहते हैं ना, you are accursed, मतलब आप शापित हो, तो मेरे घर में कभी मत आना, दोबारा मत आना। या फिर कहता है कि I loathe you in my bosom, scorn you with my eye. मतलब मैं तुम्हें नफरत करता हूँ पूरे दिल से, मेरे हृदय से तुम्हें नफरत करता हूँ, या मेरी आंखों से तुम्हारा तिरस्कार करता हूँ। जो गुस्से में आता है ऐसा बोलते हैं व्यक्ति। तो ये कहते हैं कि आपको इस प्रकार के विचार आते हैं, I will never see his face again. किसी से अनबनी हो जाती है तो बोलते हैं, अभी इसका चेहरा मैं जिंदगी में कभी नहीं देखूंगा। तो ये गुस्से में हम ऐसे बोल देते हैं। अब करेक्टिव करने क्या है वो यहाँ बताते हैं। स्पीक आउट स्लोली। अब ये जो ऊपर का सेंटेंसेस जो है ना, उसको ही हमें पहले बोलना है। I will never see his face again. इस तरह के 3 सेंटेंस है, उसको स्पीक आउट स्लोली, पहले एकदम धीरे से बोलो। I will never see his face again. फिर थोड़ा ऊपर
पहले speak out slowly in a low voice and coldly again the above thought। इसको 3 रूप में बोलना है, slowly, लो वॉइस, लो पिच पर और कोल्डली, ठंडे आवाज से। इस तरह पहले इसको बोलना है एक बार। नाउ थिंक ऑफ ऑल योर ट्रेसपासेस। अब ये बोल लिया ये सब, इसके बाद में क्या करना है हमें? थिंक ऑफ योर ऑल ट्रेसपासेस बोथ मेंटल एंड फिजिकल, ऑल द ट्रेसपासेस नोन टू यू अबाउट योरसेल्फ। ये ट्रेसपास क्या है? हमने ट्रेसपास फिजिकल और मेंटल किया, इसका मतलब क्या? किसी के घर में हम बिना परवानगी घुस जाते हैं तो क्या कहते हैं? ट्रेसपास कहते हैं ना। तो फिजिकली और मेंटली, फिजिकली अगर हमने किसी के प्रति दुर्व्यवहार किया तो वो उसके एरिया में आ गए ना, हम उसके ऊपर अटैक किया तो उसके एरिया में आए ना हम, तो ट्रेसपास हुआ। और मेंटली तो बहुत बार होता है, मेंटली तो कहीं भी ट्रेसपास कर लेते हैं हर चीज के अंदर। किसी के प्रति अंदर द्वेष का भाव आया, किसी के प्रति और भाव आया, ये सब भाव जो है वो ट्रेसपास है, फिजिकल और मेंटल। तो उसको याद करना है कि मैंने किसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया था, फिजिकली और मेंटल। हाँ भाई, उसको मैंने ऐसा बुरा कहा था, उसको बुरा कहा था, या मेंटली मैंने किसके बारे में गलत सोचा था। ये 1-2 मिनट में याद कर लेना है जल्दी जल्दी। फिर आगे सोचना है, थिंक ऑफ गॉड। अब भगवान के लिए सोचो, मानो कि भगवान है, और दैट पावर बाय व्हाटएवर नेम यू वुड अंडरस्टैंड। अब उसको भगवान कहो या कोई और नाम से उसको जानो, सेइंग द सेम वर्ड्स टू यू। अब मानो कि ये सारे शब्द जो है आप जिसको भगवान कहते हैं, ये भगवान बोलेंगे आपको। तो अगर भगवान कहेंगे आई विल नेवर सी योर फेस अगेन, तो हमें कैसा लगेगा? या भगवान ऐसा कहेंगे कि मेरे घर पर कभी भी मत आना, तो हमें कैसा लगेगा? तो ये हमें सोचना है, थिंक गॉड एंड saying the same words to you, and yet know that the power is patient with you and can bear with you and your trespasses, but you would not be tolerant। अब भगवान ये सब देखता है, फिर भी वो आपको ऐसा नहीं कहता है। कभी कहा है भगवान ने? वो इतना पेशेंट वाला है, इतना धीरज वाला है, वो हमारे हर गुनाह माफ करता है। और हम किसी ने एक बार कुछ गलत कर दिया, थोड़ा सा गलत कर दिया, हम माफ नहीं करेंगे उसको, भली बुरी बोल देंगे, इसको कुछ ना कुछ सुना देंगे। तो देखो, भगवान हमें इतनी बार माफ करता है और हम किसी को बार बार माफ नहीं करेंगे, तो भगवान कब तक हमें माफ नहीं करेगा? एक दिन तो ऐसा आएगा कि उसको भगवान को भी लाठी उठानी पड़ेगी, बहुत हो गया। तो माफ करना सीखना चाहिए। बार बार वही करते रहेंगे जिंदगी भर, तो फिर उसका खामियाना तो भुगतना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप इस तरह सोचेंगे तो दूसरों के प्रति गलत नहीं आप व्यवहार करेंगे। आप सोचेंगे कि देखो, भगवान मुझे माफ कर रहा है, मेरी गलती को माफ कर रहा है, तो मुझे भी थोड़ा तो उदार होना चाहिए। इस तरह आप सोचोगे, उदार बनोगे, एक राइट अंडरस्टैंडिंग डेवलप करोगे, तो कितना फर्क पड़ जाएगा। आपके लिए भी अच्छा है, उसके लिए भी अच्छा है। पहले तो आपके लिए अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है। नाउ स्लोली बट इन एन ऑडिएबल वॉइस से, तो ये इतना ये थिंक करना है। पहले ऊपर वाला वाक्य बोलना है और फिर इस तरह, अगर भगवान हमने जो ट्रेसपास किए इसको याद कर लो, और फिर सोचो कि ये जो इतने सारे ट्रेसपास हमने तो किए, अगर भगवान ये ट्रेसपास की हमें सजा दे तो कितनी सजा होगी। तो भगवान सजा नहीं देता, हमें माफ करता है, तो हमारे अंदर भी इतना टॉलरेंस होना चाहिए। इस तरह सोचना है। फिर कहते हैं, नाउ स्लोली बट इन ऑडिबल वॉइस से, अब बोलना है, क्या बोलना है? लॉर्ड फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे डू। ये किसका सेंटेंस है पता है? जीसस का। लॉर्ड फॉरगिव देम। जब जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाया तभी उसके अंदर इतनी करुणा थी। जिन्होंने उसको इतना दुख दिया उनके लिए ये क्या सर, हम लोग ऐसे बन सकते हैं?
मतलब सामने वाला बहुत दुख दे तो भी हम लोग उसके लिए ऐसे इतने ये मेंटली तो तैयार होना चाहिए ना, इतना मेंटली तो तैयार होना चाहिए। जिस दिन आएगा तो इस दिन आएगा। ये इन लोगों के अंदर आई थी तो हमारे अंदर भी आ तो सकती है, कई जन्मों के बाद आ सकती है, पर आ तो सकती है। मेंटली तो हम तैयार रह सकते हैं। तो जिन लोगों ने उनको हाथों में कीले ठोके थे, हाथों का ताज पहनाया था, इनके लिए भगवान को प्रार्थना करते हैं। भगवान वो लोग क्या कर रहे हैं उनको पता नहीं, इसीलिए उनको माफ करते हैं। अब ये सेंटेंस को बार बार रिपीट करना है। रिपीट स्लोली एंड लाउडली एंड येट मोर लाउडली एंड देन सॉफ्टली एंड मोर सॉफ्टली। तो 5 बार हुआ ना, पहले रिपीट स्लोली, फिर लाउडली, फिर मोर लाउडली, फिर स्लोली, मोर स्लोली एंड सॉफ्टली, मोर स्लोली। तो 5 बार यही सेंटेंस को भगवान ये लोग जानते नहीं है वो लोग क्या कर रहे हैं। तो हम भी ऐसा कह सकते हैं ना कि जिन जो लोगों ने आपको अन्याय किया है, हमें ऐसा एक दिमाग में घुस जाता है इसने मुझे अन्याय किया, इसने, ये घर में ज्यादा होता है, सास ने मेरे साथ ऐसा किया, बहू ने ऐसा किया, ननद ने ऐसा किया। तो ये अन्याय का भाव बहुत जल्द लेडीजों में खास घुस जाता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। तो ये इसके लिए ये सेंटेंस आपको बार बार बोलना है कि भगवान उसने जो किया उसने निश्चित गलत किया मेरे साथ, तो फिर भी मैं उसको माफ करता। सर ये बैठे बैठे कहाँ भी करने का कि कैसे करने का? बैठे बैठे ही करता। अच्छा, खड़ा रहने की कहाँ जरूरत है? मिरर कैसे? इसमें मिरर नहीं है, हर एक्सरसाइज में मिरर नहीं है, कुछ एक्सरसाइज में, सेक्स में मिरर में देख के बोलना होता है। तो इस तरह 5 बार बोलना है। फिर कहते हैं इमेजिन द सीन ऑफ क्रूसिफिकेशन and the compassionate face of Christ on the cross। फिर वो चीज को याद करो, वो सीन को याद करो कि भगवान जीसस को क्रूसीफाई किया है, उसको सूली के ऊपर चढ़ाया है, और फिर भी उसके चेहरे के ऊपर तो करुणा का भाव है, कंपैशनेट है। वो आंखों के सामने वो सीन को लाओ कि देखो इनके अंदर कितनी करुणा थी कि ये इन लोगों ने इतना बुरा किया, फिर भी कोई उसको फरियाद नहीं है। Once again say it aloud and then softly and yet very softly। जिस तरह यहाँ बताते हैं इस तरह में बोलना है। Close your eyes and relax for 2 minutes। 2 मिनट के लिए आंख बंद करके शांति से बैठो। Do nothing and think of nothing else। कुछ नहीं सोचना है, बस शांति से बैठो, उसको पचने दो अंदर। Only continue the 3-step rhythmic breathing। उस दौरान 3-step rhythmic breathing चालू रखो। When you will open your eyes, you will find a different person। जब आप खोलोगे तो आपके अंदर ही एक नया मनुष्य देखोगे। इस चीज करने के बाद आपको लगेगा कि जैसे कोई मैं नया हूँ। Do it daily। अब इसको रोज करना है 5 मिनट निकाल के, कहीं कोई भी टाइम पर कर सकते हैं। शांति से, जब शांति है जहाँ रूम में, ऐसी जगह पर बैठ के इसको आपको करना है और कंटिन्यू करना है। हर एक्सरसाइज मिनिमम 6 वीक तक करना है। 6 वीक। जो आपकी दुर्बलता है, जो आपकी वीकनेस है, उसको रोज करो 5-5 मिनट। इसको 6 वीक करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर एक से ज़्यादा वीकनेस है, मेरे अंदर हेट्रेड भी है और मेरे अंदर एंगर भी है, तो अगर 2 चीज़ करनी है तो फिर दोनों एक साथ में नहीं करना, अलग अलग टाइम के ऊपर करना। तो 2 वीकनेस के ऊपर भी हम ये करेक्टिव प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें सिंपल बात एक ही है कि हम माफ करना कैसे सीखें। एक ही चीज़ है, सब प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है। कोई कंप्लेंट नहीं रहेगी अगर आप माफ करना सीख जाओगे। जो है वो उसने किया, वो उसका कर्म जाने, मुझे क्या लेना है। कभी कभी सांसारिक दुनिया में जैसे बाहर वाले मतलब इतने प्रेशराइज करते हैं कि नहीं ऐसे कैसे तुम छोड़ दोगी। जैसे छोटी सी बात है, तो हस्बैंड की बहुत बड़ी एक्सीडेंट हुई थी। उस टाइम में जिस ऑटो वाले ने बहुत हिट किया था तो उसका कांच वाँच सब टूट गया था। उनको 6-7 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद उनका बहुत फिट थे, सब रिपोर्ट सब नॉर्मल आई।
अब सब प्रेशर करने लगे, नहीं नहीं इनको जाने दो, कोई बात नहीं। पुलिस सब प्रेशर करने लगे, ऐसे कैसे आप लोग के कारण ही फिर से ये करेगा इधर भी, नहीं आप कंप्लेन करवाओगे करो, क्या बाकी लड़के लोग नहीं ऐसे कैसे छोड़ दो। मुझे नहीं करना था, उसको कुछ सजा नहीं देना था, ना उसे कुछ करवाना था। तो वो जो प्रेशर था उसको फिर ऐसे माहौल में ऐसे इसके प्रेशर में आने की क्या जरूरत है? हमें जो सही लगता है वही करना है। हाँ, एंड में मैंने वही किया, लेकिन बहुत तो वो तो है। देखो सोसाइटी की सोच तो क्या है, सोसाइटी की दो चीज के ऊपर चलती है, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। इसने ऐसा किया उसको पनिश करो, और इसको अच्छा किया इसको रिवॉर्ड करो। और पनिश करके मतलब पता था मुझे पुलिस वाले पैसे लेंगे उससे और छोड़ देंगे, तो मुझे मानो उसको पनिशमेंट कुछ होती है, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? उसको मारने से मेरा घाव ठीक हो जाएगा। वही एक्चुअली मुझे वही था, ऐसे सिचुएशन में कभी फंस जाते हैं तो ऐसा लगता है कि मतलब नहीं करना रहता है। उसमें क्या फर्क है? वो तो आप और कर्म बढ़ा रहा है। आप किसको पिटवाओगे तो एक गलत कर्म हो गया, उससे फायदा क्या होगा? लोग तो प्रेशराइज करेंगे, उसके अंदर समझ कहाँ है? अगर लोग समझ